हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर डॉक्टर स्वाति उपाध्याय आज आप लोगों को जेनेटिक सिंड्रोम ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम कल हमने देख लिया था कि किस तरह से जो म्यूटेशन होता है और कितने टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप होती हैं। पहली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है नंबर में चेंज होने की वजह से, और दूसरे टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से। तो क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर दोनों में चेंज होने की वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ जो डेवलप हो जाती हैं, उसकी वजह से कुछ सिंड्रोम कॉज होते हैं बॉडी में। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस। जब एक से ज़्यादा डिजीज़ बॉडी में एक साथ आने लग जाएं या अपीयर होने लग जाएं, तो उसके लिए हम डिजीज़ टर्म का यूज़ ना करके सिंड्रोम टर्म का यूज़ करते हैं। तो सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जेनेटिक सिंड्रोम ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। अब कल हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है वो नंबर में चेंज होने की वजह से दो टाइप की होती है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी से कोई जेनेटिक डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, उसका यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं फॉर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, और ह्यूमंस में ऐसी कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी देखने को नहीं मिलती है पॉलीप्लॉइडी की वजह से। तो एन्यूप्लॉइडी की वजह से कुछ स्पेसिफिक सिंड्रोम कॉज होते हैं बॉडी में, उसके बारे में देख लेते हैं। अब एन्यूप्लॉइडी से कॉज होने वाले जो डिजीज़ेज़ हैं वो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से भी हो सकते हैं और ऑटोसोम की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में भी क्या हो सकती है, एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है सेक्स क्रोमोसोम जैसे एक्स एक्स नॉर्मल कंडीशन में फीमेल्स में और एक्स वाई नॉर्मल कंडीशन में मेल्स में होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि इन एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाएगी, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी, तो क्या होगा, इनका नंबर कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस कॉज हो जाएंगी। हमने यहाँ कुछ डिजीज़ेस के बारे में बताया है, और वो कहाँ पे और किस सेक्स में पाई जाती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ डिजीज़ेस बताई हुई हैं यही काफ़ी पूछी जाती हैं और यही इम्पॉर्टेंट भी हैं। इन सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहली डिजीज़ है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है फीमेल्स में। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, 44 क्रोमोसोम्स जो बॉडी में है वो तो रहते ही हैं क्योंकि वो ऑटोसोम्स हैं, और ये हम सेक्स क्रोमोसोम की वजह से डिजीजेस पढ़ रहे हैं तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम होगी, तो ऑटोसोम तो ये 44 ही रहेंगे। इसके अलावा क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, वैसे तो 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 44 प्लस एक्स 0, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम कम अगर हो जाता है तो वो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये पाया जाता है मेल्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल में एक्स वाई होना चाहिए था 44 के बाद एक्स वाई, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो ऐड हो गया है इसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है किसमें, मेल्स में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी डिजीज़। इसके बाद आती है जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम भी मेल्स में ही होता है जिसमें हमारा एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से जो एबनॉर्मेलिटी कॉज होती है उसको हम लोग जैकब सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो मेल्स में क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम होता है, जिसमें अगर एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है तो क्लाइन फेल्टर हो जाता है, एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है तो जैकब सिंड्रोम हो जाता है। इसी तरह से मेटा फीमेल में क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स नॉर्मल होना चाहिए, तो अगर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो मेटा फीमेल हो जाती है। ठीक है, अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है तो मेटा फीमेल हो जाती है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा फीमेल्स में तो वो टर्नर सिंड्रोम होगा, और एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो मेटा फीमेल बन जाएगी। तो ये चार तरह की जो डिजीज़ेज़ हैं
वो सेक्स क्रोमोसोम के एन्यूप्लॉइडी की वजह से डेवलप होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर पे, जो कि एन्यूप्लॉइडी से डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है डाउन सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम कैसे कॉज होता है, किस वजह से कॉज होता है। तो डाउन सिंड्रोम कॉज होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से। मतलब जो 21st वाला ऑटोसोम होगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में उसमें क्या होने चाहिए, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, मतलब एक तरह से क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर ये पेयर 2 से हट के 3 हो जाती है, 21st क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल कंडीशन में 2 के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो पेयरिंग अगर एक और उसमें क्रोमोसोम ऐड हो जाता है किसी तरह से आके, तो वो ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हो जाने की वजह से डाउन सिंड्रोम कॉज होता है। इसी तरह से अगर ट्राइसोमी 13th क्रोमोसोम की हो जाती है तो पटाऊ सिंड्रोम कॉज हो जाता है। और अगर 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 3 क्रोमोसोम, तो वो एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। तो जो ऑटोसोमल डिजीजेज में ट्राइसोमल जो डिजीज़ है वही ज़्यादा मेन है, जिसमें 3 एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं। इसमें आप लोगों को इतना याद रखना होगा कि किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से कौन सा डिजीज़ होता है, क्रोमोसोम का नंबर याद होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा। 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से डेवलप होता है डाउन सिंड्रोम। इसी तरह से 13th क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी या ट्राइसोमी से डेवलप होता है पटाऊ सिंड्रोम। और 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से डेवलप होता है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, आप लोग इसको किसी तरह से शॉर्ट फॉर्म बना के या किसी आपको जैसा सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग इसको ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें याद करना ही होगा, इसमें कुछ ऐसा समझना नहीं है। ठीक, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है और कौन सा ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी की वजह से होता है। ठीक है, इतना हो गया हमारा एन्यूप्लॉइडी की वजह से कॉज होने वाले ह्यूमन डिसऑर्डर्स। इसके बाद देखिए डिसऑर्डर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। इसमें सबसे पहली डिजीज़ है क्राइड्यूचेट डिजीज़, या क्राइड्यूचेट सिंड्रोम कहना ज़्यादा बेटर होगा। इस सिंड्रोम को हम कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि ये जिन भी मतलब ऑर्गेनिज्म में ये होता है, उसमें क्या होता है, उनकी जो आवाज़ होती है वो ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली चिल्ला रही है या रो रही है। बहुत ही पतली और हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है इसमें। इसको हम इसलिए कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ये होता क्यों है, ये होता है डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5p की वजह से। मतलब क्रोमोसोम 5p, p का मतलब देखिए यहाँ मैंने समझाया हुआ है, एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होते हैं, एक लॉन्ग आर्म होता है और एक शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि क्रोमोसोम के दोनों आर्म बराबर भी हो सकते हैं अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में होगा तो। लेकिन अगर सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में ना होकर के ऊपर नीचे अगर होता है तो एक आर्म बड़ा हो जाता है, एक आर्म छोटा हो जाता है क्रोमोसोम का। तो जो क्रोमोसोम का छोटा आर्म होता है हम उसको पी आर्म भी कहते हैं, और क्रोमोसोम का जो बड़ा आर्म होता है उसको क्यू आर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पी पहले आता है, ठीक है, और क्यू बाद में आता है। क्यू बाद में आता है तो वो बड़ा हो जाएगा, और पी पहले आता है तो वो छोटा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पी आर्म हमारा शॉर्ट आर्म होता है, क्यू आर्म लॉन्ग आर्म होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो मैंने लिखा हुआ है कि कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5p, इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम 5th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म में थोड़ा सा डिलीशन होने की वजह से ये क्राइडोचेट सिंड्रोम कॉज होता है। ठीक है, दूसरा है हमारी डिजीज़ पैलिस्टर कीलियन सिंड्रोम। पैलिस्टर कीलियन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 12 का कुछ पार्ट डुप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम कॉज होता है। ये डिलीशन की वजह से होने वाली डिजीज़ है और ये डुप्लीकेशन की वजह से होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इस डिज़ीज़ को पैलिस्टर कीलियन सिंड्रोम को बाद में लिखिएगा। उसके पहले एक और डिज़ीज़ मैंने लिखी है प्रेडर विलाई सिंड्रोम और एंगलमान सिंड्रोम। ठीक है, प्रेडर विलाई और एंगलमैन सिंड्रोम भी हमारा डिलीशन की वजह से ही होता है। तो आप लोग दोनों डिलीशन की डिजीज़, एक ये डिजीज़ और एक ये डिजीज़, इसको साथ साथ लिखिएगा। उसके बाद पैलिस्टर कीलियन सिंड्रोम लिखिएगा। ठीक है, तो प्रेडर विलाई सिंड्रोम और एंगलमैन सिंड्रोम क्या होता है ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है, प्रेडर विलाई सिंड्रोम और एंगलमैन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 15 का कुछ रीजन डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, सारी डिजीज़ जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ जो कॉज हुई होंगी, वो ये तो हमारी कॉज हुई हैं कहाँ पे,
एक तरह से ऑटोसोमल डिजीज़ हैं ये सारी, ठीक है, क्योंकि ऑटोसोम में चेंज होने की वजह से कॉज हो रही हैं। तो प्रेटर विलाई और एंगलमैन सिंड्रोम तब कॉज होता है, देखिए अलग अलग दो डिजीज़ हैं, तो उसमें प्रेटर विलाई सिंड्रोम कॉज होता है अगर हमारा जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम 15 है वो पैटर्नल ओरिजिन का हो, ठीक है, वो स्पर्म से आया हो, ठीक है। अगर इस पैटर्नल ओरिजिन का डिफेक्टिव क्रोमोसोम 15 है जो आ गया है ऑफ स्प्रिंग में, तो हमारा कॉज हो जाएगा प्रेटर विलाई सिंड्रोम, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और अगर क्रोमोसोम 15 का जो डिफेक्टिव पार्ट है वो मैटरनल पार्ट से आ रहा है या मैटरनली इनहेरिटेड हो रहा है, तो वो कॉज करेगा एंगलमैन सिंड्रोम। तो प्रेटर विलाई सिंड्रोम और एंगलमैन सिंड्रोम दोनों ही क्रोमोसोम 15 की एबनॉर्मेलिटी से डेवलप होते हैं, उसकी डिलीशन की वजह से डेवलप होते हैं। लेकिन अगर डिफेक्टिव हमारा क्रोमोसोम पैटर्नल ओरिजिन का होता है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में, तो प्रेटर विलाई सिंड्रोम कॉज होता है। और अगर डिफेक्टिव क्रोमोसोम 15 मैटरनल ओरिजिन का होता है तो एंगलमैन सिंड्रोम कॉज होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया एंड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये दोनों ही तरह की डिजीज़ डेवलप होती हैं ट्रांसलोकेशन की वजह से। और ट्रांसलोकेशन में हमें पता है 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होंगे, जैसा हमने कल पढ़ा था। तो इसमें क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 12 ये 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, जिनके रीजन आपस में क्या होता है, इनका आदान प्रदान हो जाता है कुछ कुछ रीजन्स का, ठीक है। तो क्रोमोसोम इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम 9 का कुछ पार्ट आके क्रोमोसोम 12 में जुड़ जाता है। क्रोमोसोम 9 का कुछ पार्ट आके क्रोमोसोम 12 में जुड़ जाता है, तो क्रोमोसोम 12 क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और उस बड़े क्रोमोसोम 12 को हम लोग कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये ट्रांसलोकेशन 9 से अगर 12 में हो रहा है तो कॉज करेगा क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। और अगर 12th वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जाके क्रोमोसोम 9 में ऐड हो जा रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। फिर से मैं समझा दे रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। क्या होता है कि अगर 9 क्रोमोसोम और 12 क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन होता है तो उससे ये 2 तरह की डिजीजेस डेवलप होती हैं। अगर 9th वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट आके 12 में जुड़ जाता है तो क्रोमोसोम 12 क्या होगा, बिगर साइज का हो जाएगा, और उस बिगर साइज के क्रोमोसोम को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहेंगे। और उस वजह से जो डिजीज़ कॉज होगी उसको कहेंगे CML, जो इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। मतलब 9th का पार्ट आके अगर 12th में जुड़ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। और इस समय हम क्रोमोसोम 12 को एक स्पेसिफिक टर्म से डिनोट करते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इतना क्लियर है। अब देखिए अब अगर क्रोमोसोम 12 का कुछ पार्ट जाके क्रोमोसोम 9 में ऐड हो जाता है तो उससे कॉज होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं इस क्रोमोसोम को, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्रोमोसोम 12 का कुछ पार्ट 9 में जाके जब ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग जिससे जो डिजीज़ होती है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कॉज होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब 5th डिजीज़ एक और है वॉकर वारबर्ग सिंड्रोम। ये डिजीज़ इन्वर्जन की वजह से डेवलप होती है, इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम 9, ठीक है। क्रोमोसोम 9 यहाँ भी इन्वॉल्व है और क्रोमोसोम 9 यहाँ भी इन्वॉल्व है। तो क्रोमोसोम 9 में अगर इन्वर्जन हो जाता है, कोई एक पार्ट निकल के उसी क्रोमोसोम में इन्वर्टेड फॉर्म में जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग उससे जो डिजीज़ कॉज होती है या जो सिंड्रोम कॉज होता है उसको वॉकर वारबर्ग सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो आप लोगों को याद करनी होंगी। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, जो मेन डिजीज़ेज़ थी वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर ली हैं, ठीक है। लगभग सारी ही डिजीज़ जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछी जाती हैं वो इसमें आ गई हैं। ये सारी डिजीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना ही आज के लिए रखते हैं, कल हम इसमें ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें, एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी हमने जेनेटिक सिंड्रोम आज डिस्कस कर लिया है। कल हम इसका थोड़ा सा एक पार्ट और बचा हुआ है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि म्यूटेशन होता कैसे है, या म्यूटेशन को कॉज करने वाले एजेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। म्यूटेशन को कैसे कॉज किया जाता है और म्यूटेशन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ये भी हमारा टॉपिक है छोटा सा, ये इसको डिस्कस कर लेंगे तो हमारा ये म्यूटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।